वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? बोर्ड की एग्जामिनेशन नज़दीक आप लोगों के, इसलिए ढंग से पढ़ाई ज़रूर करें भाई। और हमारा चैनल भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। आज की क्लास में कुछ प्रश्न जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे। याद हो जाए तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर, और याद नहीं हो तो भी बताएं ज़रूर, कमेंट्स करना ज़रूरी है। प्रश्न कौन कौन से हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूं। यह है एक एक नंबर के ये प्रश्न आप लोगों के बोर्ड की एग्जामिनेशन में आएंगे। पहला प्रश्न क्या है? पीएच स्केल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न क्या है? पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के पीएच मान बताइए। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? इसके बाद हम चर्चा करेंगे अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और दंत क्षय क्या होता है। एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्न इनके बनते हैं। अम्लीय वर्षा क्या से आप क्या समझते हैं और दंत क्षय से आप क्या समझते हैं? तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? पीएच स्केल किसे कहते हैं? एग्जाम में आ गया एक नंबर का प्रश्न। एग्जाम में क्या आ गया? एक नंबर का प्रश्न आ गया, और एक नंबर का ही आपको उत्तर लिखना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो आंसर लिख दिया है मैंने भी आप लोगों को समझाने के लिए। पीएच स्केल क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो लिख लें इसको भाई, आप भी लिख लो कि किसी विलयन में, आंसर क्या हो जाएगा? किसी विलयन में उपस्थित कौन से आयन? H+ आयन, ये लिख लो, हाइड्रोजन आयन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल को हम क्या कहते हैं बच्चा? पीएच स्केल कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्या ज्ञात करते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। पूछ ले भाई, पीएच स्केल के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? क्या बताएंगे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। चलो बच्चा, ठीक है। तो एक स्केल है। अब दूसरा प्रश्न क्या था? पीएच स्केल में पी का क्या मतलब होता है? पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है, पी जो है वह पुषांश शब्द से बना है। शब्द का प्रथम अक्षर है। पुषांश शब्द का प्रथम अक्षर है। किसका है? पुषांश का। POTENZ, POTENZ है ना। पुषांश या पोटेंज जिसको अपन कह सकते हैं, इसका प्रथम अक्षर क्या है? P, ठीक है। यह कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है जर्मन भाषा का शब्द? पुषांश। और इसका मतलब क्या होता है? शक्ति। क्या मतलब होता है बच्चा? शक्ति मतलब होता है। यह ध्यान में रखना। पी का मतलब पुषांश। पुषांश कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शक्ति।
क्या अर्थ होता है? शक्ति होता है। अब थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में देख लो बच्चा आप लोग, कि पीएच स्केल के बारे में आप लोगों से और थोड़ी सी ज़्यादा पूछे, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो कैसे बताएंगे भाई? इसको आप सेव करते जाओ अपने दिमाग में, दोबारा से देख लो, याद करना है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, पीएच स्केल किसे कहते हैं? क्या बताएंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अरे आपको कोई त्रिभुज बनाए और त्रिभुज बनाने के बाद आप लोगों से पूछे इसका आधार की लंबाई कितनी है, तो आपके पास स्केल है ना, उस स्केल से माप लेंगे इस आधार की लंबाई जो है कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, पूरे स्केल के बराबर है तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उस स्केल को हम क्या कहते हैं बच्चा? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है भाई पीएच स्केल? इसको भी आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, पीएच स्केल जो होता है उसमें ये अपने स्केल के समान बना देते हैं इसको। ये देखो, ये पीएच स्केल है, कौन दिशा में, ये देखो पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक डिजिट होते हैं भैया। कितने से लेकर के? 0 से लेकर के यहाँ 0 होता है और यहाँ होता है 14। कितना होता है? 14। ठीक है, अब देखिए इसका जो मिड का पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, इसका लगभग यहाँ इसका मिड है, ये मान लेते हैं अपन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना भाई। ये बीच का पार्ट है, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट अंक लिखे होंगे वो कितने लिखे होंगे? 7। ठीक है, अब देखिए आप इधर से पीएच 0 से लेकर पीएच 0 से इधर हम जाते हैं तो क्या होता है बच्चा? पीएच 0 से 14 की तरफ अम्लीयता का मान क्या होता रहता है? क्या होता है? 0 पर सबसे अधिक होता है और 14 पर सबसे कम होता है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। यहां पर 0 से 14 तक जाएंगे तो 0 से 7 तक क्या होगा भाई? अम्लीयता तो घटेगी, अम्लीयता घटती है। फिर 7 के बाद क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, पीएच 7 अगर किसी विलयन का होता है तो वह विलयन होता है बच्चा उदासीन। कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। ठीक है, पीएच 7 का मतलब जिस विलयन का पीएच 7 है वह विलयन कैसा है बच्चा? उदासीन है। ठीक है, किसका होता है पीएच 7? जिसे शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? जल का पीएच कितना होता है? 7। इसका मतलब शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और इधर देखिए आप, अगर 7 से इधर अपन जाएंगे, 0 की तरफ आएंगे तो इधर अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता, किसी विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, 14 से 7 की तरफ इधर वापस आते हैं तो क्षारीयता घटती है। और 7 से इधर वो अपने बता ही दिया, लेकिन 0 से 7 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता घटती है। इसका मतलब अगर किसी विलयन का पीएच 0 यहां पर 1 मान लीजिए, यहां पर 2 मान लीजिए, यहां पर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि कोई विलयन है जिसका पीएच है 1 का 5 है
और दूसरा विलयन है उसका पीएच कितना है, 4 है। तो इन दोनों में से अधिक अम्लीय विलयन कौन सा है, अधिक अम्लीय विलयन कौन सा है? तो जिस विलयन की पीएच कम होती है वह अधिक अम्लीय होता है। इधर इन दोनों में से पीएच किसकी कम है, 4 की, तो अधिक अम्लीय कौन सा हो गया? जिस विलयन की पीएच क्या है, यह है अधिक अम्लीय है। तो इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे, यह क्या हो गया, अधिक अम्लीय, और ये जिसकी पीएच इससे इस विलयन ए मान लीजिए इसको, और ये बी मान लीजिए, तो ए विलयन की पीएच कम है इसलिए अधिक अम्लीय है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होता है। कितने अंक लिखे होते हैं इसमें? 0 से 14 तक। ठीक है, किसी विलयन का पीएच अगर 7 है तो वह विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। किसी विलयन का पीएच अगर 7 से कम है वह अम्लीय होता है। 7 से 0 की ओर अगर अपन बढ़ें तो उस विलयन की अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से 14 तक अगर अपन बढ़ें तो उस विलयन की क्षारीयता बढ़ेगी। 14 से 7 की तरफ आए तो उसकी क्षारीयता घटती है, और 7 से 0 की ओर आए तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है। इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखें, ये सिंपल सा है पीएच स्केल। ये क्या है? पीएच स्केल है। परिभाषा पूछेंगे आपसे 1 नंबर की कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे किसी विलयन की अम्लीय, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा और देखिए, कौन से प्रश्न अपन को याद करने हैं भैया, इसको देख लीजिए, सेव कर लो इसको और देखो। ये सेव हो गया भैया। आगे और देखेंगे अपन कुछ प्रश्न कौन से हैं, पीछे बैक चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये पूछ रहे हैं कि निम्न का पीएच मान ज्ञात कीजिए। जठर रस का पीएच कितना होता है, तो यहीं देख लो इसको। जठर रस का पीएच होता है 1.2। कितना होता है? 1.2, यानी कि पेट में जो पाचन के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसका पीएच बहुत कम होता है। कितना? 1.2। इसका मतलब बहुत अम्लीय होता है पेट का वातावरण अंदर से। ठीक है ना, तो अमाशय में कौन सा पीएच होता है? अम्लीय होता है। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। यह आपको बताया था और भी आगे बताएंगे। नींबू का रस जो है ना उससे भी ज्यादा अम्लीय होता है। अपना पेट में माहौल जो है नींबू के रस से भी ज्यादा खट्टा होता है अपने अंदर, जो जठर रस स्रावित होता है वह है। तो नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.2। ठीक है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? मैंने बताया आपको सिर्फ 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसका पीएच कितना होता है? यह दुर्बल क्षारक है, इसका पीएच होता है 10। कितना होता है? 10। किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम का दूध, उसका पीएच होता है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच होता है बच्चा 14, यानी कि ये सबसे प्रबल क्षारक है। सबसे प्रबल क्षारक पूछ लेते हैं कई बार कि प्रबल क्षारक का उदाहरण दीजिए, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा बच्चा? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पीएच कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, नींबू को रस का 2.2, नींबू 2.2 है ना, 2.2, 2.2, जठरस का 1.2, शुद्ध जल का 7, रुधिर का 7.4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बहुत बढ़िया प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, किसकी? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो उसको देखिए आप। चल भाई, अम्लीय वर्षा की तरफ लेके चलो अपने को। अम्लीय वर्षा एग्जाम में आ गया, प्रश्न कैसे आएगा? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? तो हम तो भैया बहुत कुछ समझते हैं,
लेकिन एग्ज़ाम में जब आ जाए तो क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। पर नंबर 1 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो उसके हिसाब से आंसर देना है, 2 नंबर का आता है तो उसके हिसाब से आंसर देना है। लेकिन आपको जितना आता है ना उतना लिख देना भाई, चाहे 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर का आए। देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको देनी है। आंसर लिखा मैंने, ये लिख दिया। अब लिख दिया अम्लीय वर्षा, ठीक है। आंसर क्या देंगे, कौन सी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है? वर्षा तो वर्षा होती है भाई, अम्लीय वर्षा कौन सी होती है? जिसमें अम्ल बरसता है ना। और क्या मालूम पड़ता है कि हमें कि अम्ल बरस रहा है? जिसमें अम्ल बरस रहा है उसका क्या मालूम पड़ता है? हम उस वर्षा के पानी को कलेक्ट करेंगे भाई एक जगह, ठीक है। लोटे में कलेक्ट कर लो या फिर प्लास्टिक के मग में कलेक्ट कर लो। बरसात के जल को जो किसी बर्तन में कलेक्ट कर लिया, एक जगह कर लिया, एकत्र कर लिया। अब उसके पीएच का मालूम ज्ञात कीजिए भाई। पीएच का मालूम करो भाई कितना है, आपके पास पीएच स्केल है, उससे आप मालूम कर सकते हो कि वर्षा हो रही है, ठीक है। बादल बन रहे हैं और बादल बन करके बरसात हो रही है। इस बरसात के पानी को आपने किसी टब में या कोई प्रात में एकत्र कर लिया भैया, ठीक है। अब इस पानी का आपने क्या ज्ञात किया? पीएच ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? पीएच ज्ञात किया। अगर इस पीएच का मान 5.6 से कम हो, 5.6 से अगर इस वर्षा जल के पीएच का मान, वर्षा जल के पीएच का मान कब कितना हो? 5.6 से कम हो ना, तो उस वर्षा को हम नाम दे देंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है। कौन सा नाम देंगे? अम्लीय वर्षा नाम देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई अम्लीय वर्षा कौन सी होती है, ठीक है। बरसात हो रही है, पानी को कलेक्ट किया, उसका पीएच ज्ञात किया कि पानी का पीएच कितना है। अगर पानी का पीएच वर्षा के जल के, वर्षा का जो जल जो आपने एकत्र किया उसका पीएच अगर 5.6 से कम आता है ना, तो वह वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाती है। वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए, आप लोगों से पूछ ले कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आंसर कैसे लिखेंगे? जब वर्षा जल का पीएच, जब वर्षा के जल का पीएच कितना? 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं बच्चा? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद हो गई होगी कि जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा, जिस दिन वह वर्षा हुई है, अपन ये कहेंगे कि आज अम्लीय वर्षा हुई है। तो इसका कारण क्या है? कारण पूछ ले भाई, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? 1 नंबर तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन 3 नंबर का प्रश्न आ गया। वर्षा से, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा क्यों होती है? अम्लीय वर्षा से क्या हानियां हैं? तो ये आपको 3 नंबर का प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं, या फिर परिभाषा 1.5 नंबर की और कारण 1.5 नंबर का। ऐसे 3 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आपको पूछे चाहे नहीं पूछे, फिर भी आपको कारण जरूर बता देना है कि कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण। क्या बच्चा? वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये वायु में मिल जाते हैं। किसके? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस में मिल जाते हैं भाई? धुआं के साथ। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं है और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, तो उनसे जो
सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, वायु में मिल जाते हैं, धुआं निकलती है, वायु में मिल गए। अब क्या होगा, बरसात तो बरसात ही होती है भाई, वर्षा तो अपने हिसाब से होगी, बादलों से पानी गिरेगा भाई, बूंदें गिरेंगी, गिरेंगी ना, ये पानी आएगा। अब ये पानी जो है बादलों से आएगा, और तो बादलों में हवा में ये कौन सी चीज़ घुली हुई है, सल्फर के ऑक्साइड घुले हुए हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले से ही घुले हुए हैं। ये किससे क्रिया कर लेंगे भाई, इस पानी से क्रिया कर लेंगे, ये इससे कर लेगा, ये भी पानी से क्रिया कर लेगा। कौन सा पानी, जो वर्षा का पानी है। तो क्या बन जाएगा, तो ये सल्फर के ऑक्साइड जब पानी से क्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, H2SO4, समझ गए। और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे, HNO3। दोनों ही प्रबल अम्ल हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जैसे ही बरसात हो रही है उसी बरसात में ये अम्ल बन गए, बरसात होते होते। क्यों, क्योंकि धुएं में ये नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड पहले से ही उपस्थित थे, वायु प्रदूषण के कारण चले गए भैया धुआं में। अब पानी हो रही है, बरसात का पानी में ये मिक्स हो गए और इनके साथ क्रिया कर ली और सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया और नाइट्रिक अम्ल बन गया। ये दोनों अम्ल वर्षा के पानी में मिल जाते हैं, और जब ये वर्षा ज़मीन पर गिरती है ना तो उसका pH कितना होता है, 5.6 से कम होता है। जैसे अम्ल बने ना वर्षा के जल में, वर्षा में ऊपर ही ऊपर बन गए तो वर्षा के जल का pH कितना हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाता है। और जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कारण क्या है, कौन से अम्ल बनते हैं, मुख्यतः 2 अम्ल बनते हैं, इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल वगैरह भी बनते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 अम्ल कौन कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण, और दूसरा है नाइट्रिक अम्ल बनने के कारण, नाइट्रिक अम्ल बनने के कारण। इतना आप लिख देंगे तो आपके गुरुजी आपके बढ़िया नंबर कॉपी में लिख देंगे, 3 के 3 ही उतार देंगे और आपको कह देंगे बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, अच्छा लिखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, पहले तो परिभाषा लिखेंगे, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, याद रखना जरूरी है। क्या लिखेंगे अम्लीय वर्षा में, कि जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उस दिन होने वाली वर्षा, जिस वर्षा का pH 5.6 से कम हो गया है, उस वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे भाई। ठीक है, अब कारण क्या है अम्लीय वर्षा का, कि अम्लीय वर्षा का कारण 2 प्रकार के अम्लों का बनना है। कौन कौन सी, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरी नाइट्रिक अम्ल। अच्छा भाई ठीक है, ये वर्षा के जल में घुली हुई रहती है दोनों अम्ल, इसलिए अम्लीय वर्षा इसको अपन कहते हैं, क्योंकि इससे उनके वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है। चलो बात ये समझ में आ गई। अब ये आई कहाँ से, तो आप बताएंगे कि वायु प्रदूषण के कारण सल्फर के ऑक्साइड जो है ना वह वायु में घूमते रहते हैं, चले जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वायु में मिल जाते हैं धुआं वगैरह से, कल कारखानों के धुआं से, साधनों के धुआं से, भट्टों की धुआं से। ठीक है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में घुल जाते हैं, और वर्षा जब वायु से होती हुई आती है ना वर्षा का पानी, तो ये पानी से क्रिया कर लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अगर पानी से क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, जब ये दोनों अम्ल बन गए तो वर्षा के जल का pH ऑटोमेटिक कम हो जाएगा 5.6 से, और इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है बच्चा, अब और देखते हैं भाई, दंत क्षय से आप क्या समझते हैं। दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांतों का नुकसान होना, दांत टूट कर गिरना, धीरे धीरे दांत जो है ना वो खराब होना। क्या होता है कि जब भी हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं अपन, भोजन करते हैं ना, सभी भोजन करते हैं भैया। ठीक है, अब भोजन करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं या काफ़ी मनुष्य जो होते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं भाई, पेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, अपन भोजन करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन के टुकड़े, खाद्य पदार्थों के टुकड़े किस में फंस जाते हैं, दांतों के बीच में फंस जाते हैं। किनके बीच में फंस जाते हैं, दांतों के बीच फंस जाते हैं। ठीक है, दांतों के बीच में फंस जाते हैं।
तो जो जीवाणु जो होता है ना, बैक्टीरिया, इन दांतों के बीच फंसे भोजन के टुकड़ों के साथ क्रिया करते हैं, और भोजन के टुकड़ों के साथ जब ये जीवाणु क्रिया करते हैं ना, तो एक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। इस अम्ल के निर्माण होने से मुंह का पीएच जो होता है अंदर, मुंह का पीएच जो जनरली क्षारीय होता है, मुंह का पीएच कितना हो जाता है? 5.5, 5.5 या 5.5 से कम, इतना हो जाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? दांत बिखरने या खिरने, जिसको क्या कहते हैं, या टूटने लग जाते हैं। ठीक है, क्या करने लग जाते हैं? दांत जो है ना, उनको क्षय होने लग जाता है, कोई क्षति होने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। और उसको रोकने का क्या उपाय है भाई? रोकने का उपाय यही है कि आप समय से टूथपेस्ट जरूर करें, मुंह को जरूर साफ करें। ठीक है, ताकि मुंह में क्या उत्पन्न नहीं हो? जीवाणु उत्पन्न नहीं हो, अम्ल नहीं बने। अगर अम्ल बन गया तो मुंह का पीएच क्या हो जाएगा? 5.5 से कम हो जाएगा। और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? दांत जो है ना आपको, उनको क्षति होने लग जाएगी। दांतों को क्षति होना ही क्या कहलाता है? दंत क्षय कहलाता है। ठीक है, एक बार बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इनेमल। इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह भी जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, दांतों का जो क्राउन है, इसके ऊपर सफेद रंग का जो पदार्थ दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनेमल। तो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ आप लोगों से पूछे तो वह क्या बताएंगे बच्चा? इनेमल बताएंगे। क्या बताएंगे? इनेमल कहेंगे। और इनेमल जो है उसका रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है? कैल्शियम। कैल्शियम, भाई कैल्शियम से बने होते हैं ना दांत, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये किसका रासायनिक नाम है? ये भी एक नंबर का बन सकता है, याद कर लो भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये किसका नाम है? इनेमल का रासायनिक नाम है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, क्योंकि प्रश्न तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।